हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सलमान गनाई। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम एक प्यारा सा टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज द कोल्ड वॉर। यस, द सेकंड टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। देखिए, अभी तक हमने कोल्ड वॉर के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया और बहुत अच्छे से पढ़ लिया। कैसे कि कोल्ड वॉर का क्या मतलब था, कोल्ड वॉर किसके बीच हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हमने इसके बारे में पढ़ी और समझी। सो यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन इन योर माइंड नाउ कि अगर हमने कोल्ड वॉर के बारे में ऑलरेडी पढ़ दिया, समझ लिया, तो ये वाला टॉपिक यानी कि व्हाट इज द कोल्ड वॉर, ये वाला टॉपिक बुक में फिर से रिपीट क्यों होता है, राइट? एनसीईआरटी वाले ने इस टॉपिक को हमें सेपरेटली क्यों दिया हुआ है पढ़ने के लिए? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, जब इस पूरे टॉपिक को एंड तक पढ़ देंगे ना, तो लास्ट पे आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस समझ में आएगी कि क्यों दिया हुआ टॉपिक है हमें अलग से पढ़ने के लिए। देखिए, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, हम इस टॉपिक में उन सभी फैक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कोल्ड वॉर्स के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थे, कोल्ड वॉर के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थे। ऐसे फैक्टर्स कि जिनकी वजह से कोल्ड वॉर जो है वो कोल्ड वॉर ही रहता है और हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो क्या थे वो सभी फैक्टर्स कि जिनकी वजह से कोल्ड वॉर ही रहता है? उन सभी फैक्टर्स के बारे में हम एक डिटेल्ड और एक एलोब्रेट मैनर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट्स ग्लोबल नेचर। यस, आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 और 1945 के बीच में हुआ, और अब इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, उसका नेचर ग्लोबल था। कैसे? देखिए, जो एक टाइम पीरियड था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो इसमें बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व थी, एंगेज थी, राइट? अब लेकिन इन कंट्रीज की ना कॉलोनीज भी थी जगह जगह पे, तो उन सभी कॉलोनीज ने भी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को फेस किया। कैसे? जैसे आप इंडिया के एग्जांपल उठा लो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडिया जो कंट्री है वो ब्रिटेन की कॉलोनी था, और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया का लेना देना नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन फिर भी इंडियन सोल्जर्स ब्रिटेन के बिहाफ पे, क्योंकि ब्रिटेन हमें रूल कर रहा था, तो ब्रिटेन के बिहाफ पे जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो देखिए भाई, तो हम इस चीज़ का जब अंदाज़ा लगाते हैं तो हमें मालूम लगता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना, उसका नेचर ग्लोबल था। कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड इस वॉर में अंगेज था, चाहते या ना चाहते हुए भी हर एक कंट्री को इस वॉर के रिप्लिकेशंस, इस वॉर के इम्पैक्ट को फेस करना पड़ रहा था। तो इसलिए हम इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नेचर को ग्लोबल नेचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस वॉर के रिप्लिकेशंस बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। हमें मालूम होता है कि बहुत सारी कंट्रीज ने इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट को सफर किया, फेस किया, इसलिए इसके नेचर को ग्लोबल नेचर कहा जाता है। अब दूसरे कंटेक्स्ट में अगर हम समझने की कोशिश करें इसे ग्लोबल नेचर क्यों कहा जाता है, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ना 1939 से लेकर 1945 के बीच देवर टू ग्रुप्स। कौन कौन से? एलाइड फोर्सेस का ग्रुप था, एंड दूसरा ग्रुप जो था उसका नाम एक्सिस पावर्स था। देखिए, एलाइड फोर्सेस में यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, और एक्सिस पावर्स में जर्मनी था, इटली था और जापान था। एलाइड फोर्सेस क्या करते हैं? एक्सिस पावर्स को हरा देते हैं। देखिए, यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन कि जब हम पूरा चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें यूएसए वर्सेस यूएसआर वाली गेम चल रही है ना, जो अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं उसमें हमने क्या पढ़ा, जो जितना भी सब कुछ पढ़ा वो हमने यूएसए वर्सेस यूएसआर के कंटेक्स्ट में पढ़ा। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऐसा हम पढ़ रहे हैं कि यूएसए वर्सेस यूएसआर, तो यहाँ पे ये दोनों कंट्रीज कैसे एक ग्रुप में आ जाती हैं, कैसे ये दोस्त बन जाती है? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, जब एक किसी को बड़ा खतरा नजर दिखाई देता है ना, तो वो दो दुश्मन अपनी दुश्मनी को भूलकर उस बड़े खतरे के अगेंस्ट में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? सिमिलरली ऐसा यहाँ पे होता है। यूएसए एंड यूएसआर वर टू, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, दुश्मन थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये दो दुश्मन अपनी दुश्मनी को भुलाकर एक बड़े खतरे के अगेंस्ट में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो बड़ा खतरा क्या था? जर्मनी अंडर द हिटलर। देखिए, ये दोनों कंट्रीज क्या करते हैं, इस जर्मनी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए अपनी दुश्मनी को भुला देते हैं और यहाँ पे साथ में मिलकर जर्मनी के अगेंस्ट में लड़ते हैं। तो देखिए, एलाइड फोर्सेस जो है वो लास्टली एक्सिस पावर्स को डिफीट कर देती हैं, और एलाइड फोर्सेस एक विनर के तौर पे इमर्ज होकर आती हैं। तो इस तरीके से एलाइड फोर्सेस कहीं ना कहीं जीत जाती हैं और एक्सिस पावर्स हार जाती हैं। अब देखिए, एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। अब कैसे हम कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हुआ तो उससे कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ? वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने से ही क्यों कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ? उससे पहले नहीं था क्या कोल्ड वॉर?
मैं आपको एक बात बताऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने से पहले ना द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू मल्टी सेंटर्स ऑफ पावर्स आई कैन से। कैसे कि देखिए, जर्मनी में हिटलर एक ग्रेट लीडर था और इटली में मोजोलिनी पावर में था और बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग लीडर्स पावर में था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वर्ल्ड बहुत सारी जो पावर्स हैं उनमें डिवाइडेड था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होता है ना, तो उसके बाद सिर्फ दो पावर्स इमर्ज होकर आती हैं, या तो यूएसए या तो यूएसएसआर। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एक्चुअली एंड्स, द होल वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू पोल्स, दैट इज नोन एज बाइपोलर वर्ल्ड। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होता है ना, तो पूरा जो वर्ल्ड था वो टू सुपर पावर्स, टू मेजर ब्लॉक में डिवाइडेड हो जाता है। किस किस में? यूएसए एंड यूएसएसआर। यही वो जो दो पावर्स थी इमर्ज होकर आती है। अब आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि एलाइड फोर्सेस जीती, उसमें यूएसए एंड यूएसएसआर मानते हैं कि जीत गए, ब्रिटेन एंड फ्रांस भी तो पावर्स इमर्ज होकर आनी चाहिए थी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए यार, मैं आपको बताऊं, इंडिविजुअली लेवल पे ना फ्रांस एंड ब्रिटेन हार चुके थे। यूएसए एंड यूएसएसआर ने इनकी मदद करी थी इनके अगेंस्ट में, इसलिए ये कहीं ना कहीं जीत पाए और इसलिए हम इन्हें विक्टोरियस कैटेगरी की लिस्ट में डालते हैं। अदरवाइज ये इंडिविजुअल लेवल पे हार चुकी थी। सिर्फ यूएस एंड यूएसएसआर कहीं ना कहीं कैपेबल होते हैं इन एक्सिस पावर्स को हराने में। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होता है ना, तो फिर दो कंट्रीज इमर्ज होकर आती हैं एज अ टू मेजर ब्लॉक्स, एज अ टू सुपर पावर्स। वो कौन कौन सी कंट्रीज थी? यूएसए एंड द यूएसएसआर। अब जो वो वर्ल्ड था वो मल्टी सेंटर ऑफ पावर्स में नहीं रहा। अब जो वर्ल्ड है वो सिर्फ दो पावर्स में बट गया, यूएसए एंड द यूएसएसआर। देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड फाइनली एंड्स व्हेन यूएसए ड्रॉप टू एटॉमिक बम्स इन जापान इन द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होना एंड कोल्ड वॉर का स्टार्ट होना, कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें ना इंटरलिंक्ड है। कैसे? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे अगर यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों साथ में मिलकर, दोनों साथ आकर जर्मनी, इटली, जापान को हरा सकती है, यानी कि एक्सिस पावर्स को हरा सकती हैं, तो इससे हमें क्या मालूम लगता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इन दोनों कंट्रीज यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच जो दोस्ती थी वो गहरी होनी चाहिए, राइट? बट क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होते होते सिचुएशंस कुछ इस तरीके से बिगड़ जाती हैं कि इनके बीच में दोस्ती बढ़ने के बजाय दुश्मनी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। देखिए अब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म होता है, कैसे होता है? यूएसए ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बम्स इन जापान। जो यूएसए है वो क्या करता है, जापान पे 2 बम्स गिरा देता है और वर्ल्ड वॉर सेकेंड इस तरीके से एंड हो जाता है। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो यूएसए ने जो बम्स गिराए ना जापान के सिटीज पे, यानी कि हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो ये कोई दिवाली के पटाखे नहीं थे। दीज वर एटॉमिक बम्स के जिनकी वजह से अनप्रेसिडेंट लेवल पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिला हमें। कहाँ? जापान की सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब देखिए, ऐसा रहता है ना कि अगर यूएसए एंड यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक टीम में थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इन दोनों कंट्रीज को साथ में मिलकर चीज़ों को शेयर करना चाहिए था, डिसीजंस और जो भी सीक्रेट्स थे वो शेयर करने चाहते मिलकर, बट ऐसा नहीं होता। देखिए, जो यूएसए का डिसीजन था ना, कौन सा डिसीजन? जापान की सिटीज़ पे बम ड्रॉप करने का, तो इस डिसीजन के बारे में सिर्फ खबर किसको होती है? ब्रिटेन एंड फ्रांस। बट यूएसएसआर को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं होती। अब देखिए, यूएसएसआर को बिन बताए जापान की सिटी पे एटॉमिक बम्स ड्रॉप करना एक बड़ी चीज़। और इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, याल्टा कॉन्फ्रेंस। आप इसके बारे में एक डिटेल मैनर में पढ़ सकते हैं जहाँ से पढ़ना चाहेंगे, बट मैं आपको बस शॉर्ट में कहना चाहूँगा। उस याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ था, और ये याल्टा कॉन्फ्रेंस अलाइड फोर्सेस के बीच में हुई थी, जिसमें यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस सभी थे। और इसमें ये डिसाइड किया गया था कि अगर जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होता है, राइट, और इन केस अलाइड फोर्सेस जीत जाती हैं, तो यूएसएसआर को एशियन पार्ट में कुछ एरिया मिलेगा। एशियन पार्ट में जो जापान था, इसकी कुछ टेरिटरीज मिलेंगी यूएसएसआर को, राइट। लेकिन अब यूएसए क्या करता है? यूएसए चाहता है कि मैं ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड को खुद से एंड कर दूं और अपने हिसाब से चीज़ों को डेमरकेट करूं। तो वी कैन से दैट यहीं से कहीं ना कहीं बिटरनेस, खटास ने जन्म लेना शुरू कर दिया इन दो कंट्रीज के बीच, यूएसए एंड द यूएसएसआर। सबसे पहली बड़ी चीज़ कि यूएसएसआर के लीडर यानी कि स्टालिन को मालूम ही नहीं था यूएसए एटॉमिक बम्स ड्रॉप करने वाला जापान में, और कर भी दिए, मालूम ही नहीं था किसको? यूएसएसआर को।
और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो पता क्या थी, वो एटॉमिक बम्स थे जो यूएसए ने कहाँ गिराए हुए थे, जापान पे। क्यों? क्योंकि इन बम्स की वजह से ना क्लियर हो गया कि यूएसए के पास बहुत बड़े बम्स हैं और वो इतने खतरनाक हैं कि आप उनका जो डिस्ट्रक्शन लेवल है वो आप देख सकते हैं जापान के सिटीज़ में। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई और ये भी मेजर प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब कंट्रीज़ को दूसरी कंट्रीज़ के बारे में पता लगेगा कि भाई इस लेवल के वेपन्स हैं उनके पास, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और दूसरी कंट्रीज भी लग जाती हैं वेपन्स क्रिएट करने में। और जब आप इन्वेस्टमेंट एक बुरे रास्ते में लगाओगे तो फ़ायदा ही नहीं है ना। देखिए ये प्रॉब्लम थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, स्टालिन को मालूम नहीं था और बम्स गिरा दिए। अब देखिए इस तरीके से खैर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होता है और एलाइड फोर्सेस जीत जाती हैं एंड एक्सिस पावर्स हार जाती हैं और एलाइड फोर्सेस जीत जाती हैं। देखिए अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है और कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1945 के बाद। और इसी टाइम पीरियड में यानी कि कोल्ड वॉर में यूएसए का जो डिसीजन था, कौन सा डिसीजन, जापान की सिटीज पे वो एटॉमिक बम्स ड्रॉप करने वाला डिसीजन, एक्शन, उस डिसीजन को और उस एक्शन को लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया और सपोर्ट भी किया गया। सो आई कैन से दैट यूएसए's decision of dropping bombs on Japanese cities was both criticized as well as supported, right? अब हम समझेंगे कि जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं इस डिसीजन को, उन क्रिटिक्स के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं और जो इस डिसीजन के सपोर्टर्स हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। चलिए समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो इसके क्रिटिक्स हैं जो इस डिसीजन के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, उनका पहला आर्ग्यूमेंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट, वो कहते हैं कि जो इसके क्रिटिसाइजर्स हैं वो कहते हैं यूएसए न्यू दैट जापान वाज अबाउट टू सरेंडर, दस ड्रॉपिंग बम्स ऑन जापान वाज अननेसेसरी। देखिए जो इसके क्रिटिसाइजर्स हैं ना डिसीजन के, उनका पहला पॉइंट क्या है, वो कहते हैं कि यूएसए इस चीज़ से बखूबी वाकिफ था कि जो जापान था 1945 जुलाई के मंथ के अराउंड वो हार मान चुका था, टोटली हार मान चुका था। बट फिर भी यूएसए ने क्या किया उस जापान, और वो सरेंडर करने वाला था जापान, बट फिर भी यूएसए ने क्या किया, उस जापान पे एटॉमिक बम्स गिराए। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर आपको दिख रहा है आपका एनिमी डेड है बट फिर भी आप उसको AK-47 से मारे जा रहे हो। अब इससे क्या शो होता है, इससे ये आप दिखाना चाहते हो कि भाई देख लो मेरे पास AK-47 है, अगर मेरे से आप कभी इनकेस पंगा लोगे तो आप भी ऐसे मारे जाओगे, राइट। और दूसरा पॉइंट सिमिलरली इनका यही है क्रिटिसाइजर्स का, वो क्या कहते हैं, दे आर्ग्यूड दैट यूएसए's एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप द यूएसएसआर फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया, जो याल्टा कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था, एंड टू शो मॉस्को दैट यूएसए वाज सुप्रीम। व्हाट इज मॉस्को? मॉस्को इज द वाज द कैपिटल ऑफ द यूएसएसआर, राइट। अब जो दूसरा पॉइंट वो कहते हैं, वो बोलते हैं कि जो यूएसए का डिसीजन था ना, इसका मेन इंटेंशन, इसका मेन मोटिव पता क्या था, यूएसए एक्चुअली ये बताना चाहता था इस डिसीजन के थ्रू कि भाई यूएसएसआर भाई बात सुन मेरी, देख वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया, आप एक काम करो, आप जो मिलिट्री गेन जो एरिया वो जो एक्सपेंड कर रहे हो ना उसको एक्सपेंड करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड अब खत्म हो गया। और यूएसए ये भी इनको बताना चाहता है कि देखो मैंने जापान पे इस लेवल का डिस्ट्रक्शन कर दिया है और मेरे पास ऐसे खतरनाक वेपन्स हैं, अगर आप कुछ भी पंगा शंगा लेते हो, कोई भी मतलब अटैक स्टैक करने की कोशिश करते हो, तो देखो हमने जापान में किस लेवल का वो डिस्ट्रक्शन किया हुआ है और वो अपने आप को हम क्या दिखाना चाहता है, सुप्रीम। ये थे इसके क्रिटिसिज्म्स, ये थे इसके आर्ग्यूमेंट्स जो क्रिटिक्स बताते हैं। अब हम समझते हैं सपोर्टर्स जो लोग हैं, सपोर्टर्स वो क्या कहते हैं। देखिए हर डिसीजन के सपोर्टर्स होते हैं जो उसके डिफेंड में बातें करते हैं और हर डिसीजन के क्रिटिक्स होते हैं जो उसको डिफेंड करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। अब जो सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, देखिए सपोर्टर्स क्या कहते हैं, सपोर्टर्स कहते हैं डिस्ट्रक्शन बहुत हो रहा था उस टाइम, राइट। जो यूएसए डिसीजन को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि यूएसए ने जो वो बम जापान पे गिराया वो ठीक था। क्यों? वो कहते हैं क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत लेवल का होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रक्शन बहुत हुए, और वो कहते हैं कि ह्यूमन लाइव्स जो है ना उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स वाज एट अनप्रेसिडेंट लेवल। और वो कह रहे थे कि दस ड्रॉपिंग एटॉमिक बम वाज नेसेसरी टू सेव फर्दर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स। आप समझ गए होंगे। वो कहते हैं कि देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत अनप्रेसिडेंट लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ, तो इसलिए इस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, ह्यूमन लाइव्स के लॉस को रोकने के लिए और लोगों की जानें बचाने के लिए क्या था, अच्छा था कि यूएसए ने अच्छा किया। अब जो बम्स थे वो जापान पे
ड्रॉप कर दिए और वर्ल्ड वार सेकेंड को ख़त्म कर दिया। और इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत सारी जानें बच गई। और सपोर्टर्स कहते हैं कि इन केस यूएसए जो एटॉमिक बम्स है वो ड्रॉप नहीं करता किस कंट्री में, जापान में, तो शायद वॉर ज़्यादा और देर तक एस्केलेट होता और जाने जाती। बट चूंकि यूएसए ने एटॉमिक बम्स ड्रॉप कर दिए जापान पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गई और इस तरीके से बहुत सारी जानें बच गई। तो सपोर्टर्स कुछ इस तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। देखिए अब हमने कंक्लूड क्या करना है, हम ये कह सकते हैं कि जो वॉर साथ में मिलकर लड़ी गई और साथ में एंड भी हुई, एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने जो जर्मनी था, इटली था, जापान की जो आर्मीज थी, वो बहुत बड़ा चैलेंज थी। उन चीज़ों को इनकाउंटर करने के लिए साथ में वो आए और उन्होंने उनके अगेंस्ट में लड़ा। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड वो वार लड़के ख़त्म भी हो गई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में टू सुपर पावर्स जो इमर्ज होकर आने वाली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनके बीच में दुश्मनी बढ़ जाती। आप देखिए जो इनके बीच में दुश्मनी बढ़ती है ना, उनको ये भी समझ आती है कि हमारे बीच तो दुश्मनी है लेकिन हम लड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर यूएसए के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल थे ना, तो यूएसआर भी पीछे नहीं बैठा था, ये भी वेपन्स को बनाने में लगा था। देखिए अब जो कोल्ड वॉर था ना, कोल्ड वॉर वाज द आउटकम ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द यूएसए एंड द यूएसआर एज टू सुपर पावर्स राइवल्स टू ईच अदर। यस, देखिए दोनों कंट्रीज सुपर पावर्स थी और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के राइवल्स थी, इनके बीच में राइवलरी थी, राइट। सिचुएशन कुछ इस कदर बन गई थी कि ये दोनों कंट्रीज इनके बीच में राइवलरी थी, राइट। ये दोनों कंट्रीज डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ रहे थे, राइट, बट इनके बीच में टेंशंस और टेंशंस डेवलप थे और इसी सिचुएशन को कोल्ड वॉर कहा गया है, राइट। इट वॉज ऑल्सो रूटेड इन द अंडरस्टैंडिंग दैट destruction caused by the use of atoms bombs is too costly for any country to bear. Yes. देखिए कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर पता बनाया किसने? जो बम्स गिराए गए थे जापान में, उस बम्स गिराने के बाद जो डिस्ट्रक्शन लोगों ने देखा, तो उससे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि अगर अब लड़ाई होती ना एंड न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होता है तो दोनों कंट्रीज़ को बहुत नुकसान फेस करना पड़ेगा, राइट। और जो कंट्रीज़ भी लड़ेंगे उनके लिए एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि उन्होंने जापान में देखा था कि जब बम्स वहाँ पे गिरे थे और कम ही अमाउंट में बम्स गिरे थे और इस लेवल का डिस्ट्रक्शन हो गया। अगर सच में बहुत सारी कंट्रीज लड़ती हैं, बहुत सारे अमाउंट में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होता है, तो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, राइट। सिचुएशन कुछ इस कदर बनी गई थी कि दोनों कंट्रीज के पास वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस एंड द यूएसआर। सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल थे और दोनों को ये चीज़ समझ में आती कि जैसे देखो आपके पास भी गन है, मेरे पास भी गन है, एंड वी आर पॉइंटिंग टू ईच अदर, हमने गन एक दूसरे को पॉइंट करके रखी हुई है। अब आप देखिए, आपको भी मालूम है कि आप भी मेरे को गन चला सकते हैं, मैं भी आप पे चला सकता हूँ, बट आपको ये भी मालूम है कि हम दोनों को नुकसान होगा। देखिए आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स थे, वर्ल्ड 2 मेजर ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, 2 सुपर पावर्स थी, एक कुर्सी पे एक ही बंदा बैठता है और एक बोर था मैं बड़ा, दूसरा बोर था मैं बड़ा, लेकिन दोनों कंट्रीज ने लड़ना अवॉइड किया। एक्चुअल रियल फाइट जिसे हम वॉर कहेंगे, उससे अपने आप को दूर रखा और वॉर करने से अवॉइड किया। तो कुछ हद तक जो चीज़ें थी वो ठंडी पड़ेगी और इसी सिचुएशन को कोल्ड वॉर कहा जाता है। अगर इन शॉर्ट में आपको कहूँ, कोल्ड वॉर एक ऐसा टाइम रहा है जब चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, टेंशन्स इमर्ज हुई हैं, बट रियल में फाइट नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस एंड यूएसआर को समझ में आ रहा था कि अगर हम लड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा, तो इसलिए उन्होंने वॉर को अवॉइड किया, बट टेंशन्स डेवलप थी इनके बीच। देखिए डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ कोल्ड वॉर। यस, देखो जो डिस्ट्रक्शन हुआ था ना न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, जो यूएसए ने एटॉमिक बम्स गिराए थे जापान के सिटीज़ पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो उसकी वजह से जो अनप्रेसिडेंट लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ उस सिटी में, तो उसने कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को हैरान कर दिया। और उसी डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के डर ने कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन को जन्म दिया। देखिए अगर डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन का डर नहीं रहता, अगर 50-60 सोल्जर मरते, तो क्या होता, दोनों कंट्रीज ना लड़ जाते आपस में, और क्या होता कि 2 पावर ब्लॉक्स में वर्ल्ड डिवाइडेड रहने के बजाय एक ब्लॉक में डिवाइड हो जाता और एक कंट्री एज अ सुपर पावर के तौर पे मर्ज होकर आती। लेकिन नहीं, जो डिस्ट्रक्शन हुआ था ना जापान में, उसने कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज को वॉर में आने से दूर रखा और दोनों कंट्रीज को ये समझ आ रही थी कि हमारे बीच में दुश्मनी तो रहेगी लेकिन हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लड़ने बैठे तो हमारी सिचुएशन बहुत बुरी हो जाएगी। देखिए व्हेन 2 सुपर पावर्स आर इन पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स capable of inflicting death and destruction,
अ फुल फ्लेज्ड वॉर इज अनलाइकली, यस, एंड दैट इज द फैक्ट। देखिए, जब आप एक रैशनल माइंड के साथ सोचेंगे और समझेंगे ना, सो यू विल कम टू नो कि जब दोनों नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो तब क्या होगा कि वॉर जैसी सिचुएशन का होना इम्पॉसिबल है, रियल फाइट। क्यों? क्योंकि दोनों नेशंस को मालूम है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अगर मैं दूसरी कंट्री को नुकसान चाहता हूं तो मुझे नुकसान सहना भी पड़ेगा, राइट? इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशंस, neither side would want the risk of war, since no political gain would justify the destruction of the societies. देखिए, इन केस अगर दोनों कंट्रीज लड़ भी जाती हैं, पॉलिटिकल गेन्स अचीव कर लेते हैं, बहुत सारी टेरिटरीज मतलब अपने कब्जे में ला लेते हैं, बट जो सोसाइटीज में उनको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जो लॉस ऑफ वुमन लाइव्स होगा, जो अनप्रेसिडेंट लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा, तो उस वजह से कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि हम वॉर करें, राइट? जब दोनों कंट्रीज के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हो तो वॉर जैसी सिचुएशन का होना इम्पॉसिबल है। देखिए, अब इसका आउटकम क्या होता है? देखिए, इसका आउटकम क्या रहता है कि एक डेटरेंस टाइप ऑफ सिचुएशन डेवलप हो जाती है। डेटरेंस टाइप ऑफ सिचुएशन क्या है, इसको समझना। देखिए, अगर मैं आपको डेटरेंस को समझाने की कोशिश करूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो क्या है कि अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, राइट, और रॉबरी के पर्सपेक्टिव से, ना कि किसी काम से, तो आप वहाँ अगर पहुँचते हैं तो यू सी कि एक वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं चेयर पे, गन रखी हुई अपने हाथ में ऐसे सो रहे हैं, और इवन कि उनकी गन में वो जो बुलेट्स हैं वो हो भी या ना भी हो। बट आप अगर रॉबरी के पर्सपेक्टिव से कहें तो आप जब वहाँ पे देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड को उस कंडीशन में, तो आप अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या पता आप अंदर जाएँ एंड वो सिक्योरिटी गार्ड उठकर गोली आप पे रखे तो क्या है कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने एक डेटरेंस, एक डर वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी है, और आप चाहते ना चाहते भी अंदर इंटर नहीं कर पाओगे। तो सिमिलरली इन दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन अवेलेबल थे, और दोनों को मालूम था कि हम नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर इन केस हमने लड़ लिया तो दूसरी कंट्री न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर ली तो हमारा कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो उस डर ने कहीं ना कहीं उन दोनों कंट्रीज़ को वॉर से होने से दोनों को बचाया, राइट? देखिए, when both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate the war. Yes. देखिए, जब दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन अवेलेबल हो, राइट, और दोनों कंट्रीज क्या कर सकते हैं कि दूसरे को बुरे तरीके से जख्मी कर सकते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा मैं वॉर को इनिशिएट करूं, राइट? Thus, the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained Cold War and not hot war and shooting war. देखिए, अब कोल्ड वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा राइवलरी थी दो कंट्रीज़ के बीच, कल्चरल राइवलरी थी, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट से पावर टशल था। बट इन सभी चीज़ों के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंटेंस फॉर्म ऑफ राइवलरी, जो कोल्ड वॉर है वो कोल्ड वॉर ही रहता है, और वो कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंट्रीज़ को मालूम था अगर हम लड़ जाते हैं तो शायद अगली कंट्री भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करे, एंड हमारी जो सिचुएशन है, जो हमारी स्थिति है, वो बुरी हो जाएगी, राइट? और यहाँ पे डिटरेंस टाइप ऑफ जो सिचुएशन थी ना, उन्होंने कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर ही रहने दिया और हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होने दिया। कौन सा फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल था? द लॉजिक ऑफ डिटरेंस, द फैक्टर ऑफ डिटरेंस, राइट? अब देखिए, द डिटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वॉर बट नॉट अ राइवलरी। यस, अब जो डर वाली सिचुएशन, जो डिटरेंस टाइप ऑफ सिचुएशन है, उसने कंट्रीज़ को डायरेक्ट वॉर में एंगेज होने से तो बचाया, बट राइवलरी कंटिन्यू थी। राइवलरी, टेंशंस, टेशल ऑफ पावर, ये पीक पे था, राइट? अब देखिए, इस टॉपिक को अगर मैं आपको नेटशल में समझाऊँ तो डिटरेंस क्या है? डिटरेंस एक डर वाली सिचुएशन है। टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ डिटरेंस, countries get involved in manufacturing and making nuclear weapons, and they think कि उनका जो स्टॉक है ना न्यूक्लियर वेपन्स का, वो ज़्यादा बढ़ जाए ताकि हम भी डर वाली सिचुएशन क्रिएट करवाए और डिटरेंस का जो इफेक्ट है वो क्रिएट कर पाए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे मिलिट्री फीचर्स ऑफ कोल्ड वॉर। यस, देखिए, कोल्ड वॉर टाइम पीरियड पे जो मिलिट्री फीचर्स थे ना, वो क्या थे? देखिए, द टू सुपर पावर्स एंड द कंट्रीज इन द राइवल ब्लॉक्स लेड बाय द टू सुपर पावर्स आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज रेशनल एंड रिस्पांसिबल फैक्टर। यस, देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो दो सुपर पावर्स थे ना, जो अगेंस्ट में थे एक दूसरे के, यूएस एंड यूएसआर, इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप एज अ रैशनल एंड
रिस्पॉन्सिबल नेशंस की तरह बिहेव करोगे। कैसे? रैशनल कैसे? देखिए, रैशनलिटी तब होती जब दोनों कंट्रीज ये सोचेंगी कि हमारे पास इस अमाउंट में न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि अगर हम वॉर को इनिशिएट करेंगे तो हम तो नुकसान पहुँचाएंगे, बट वो भी हमें नुकसान पहुँचाएंगी, तो इसलिए वो वॉर को अवॉइड कर देते हैं। तो इन टर्म्स में, इस पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि इन कंट्रीज़ को रैशनल रहने का कहा जा रहा था, राइट। उसके बाद अगर हम रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को समझने की पहले हम इसको रैशनल के पॉइंट समझते हैं। रेशनल मीन्स टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ अनदर वॉर। इनको समझना था दूसरे, ये रिस्क ऑफ वॉर, इन्होंने वॉर के रिस्क को समझना था, राइट। अगर ये छेड़ते हैं दूसरी कंट्री को तो उनको भी नुकसान फेस करना पड़ेगा, राइट। व्हेन टू सुपर पावर्स इन डेट रिलेशनशिप फाइटिंग अनदर वॉर विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। देखिए, जब दोनों कंट्रीज के पास बहुत सारे वेपन्स अवेलेबल है ना, और दोनों कंट्रीज डर में, डिटरेंस टाइप ऑफ सिचुएशन बनी हुई है, तो तब उन केस में अगर वॉर होती है तो डिस्ट्रक्शन बहुत अनप्रेसिडेंट लेवल का हो सकता है, राइट। अब देखिए, ये थी रेशनल पॉइंट्स, इनको एज अ रेशनल नेशंस बिहेव करना था। अब रही रिस्पॉन्सिबल नेशन की बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी इनकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंट बीइंग रिस्ट्रेंट एंड अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ अनदर वॉर। इनको रिस्पॉन्सिबल इस तरीके से रहना था कि इनको समझना चाहिए कि ये जो कंट्रीज, इनकी टीम्स भी हैं, इनके साथ कंट्रीज भी हैं, इन केस अगर ये दो कंट्रीज लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो इनकी जो टीम मेंबर्स हैं वो भी वॉर में आ जाएंगे और एक थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, राइट। तो इस तरीके से इनको रिस्पॉन्सिबल नेशन बिहेव करना था। देखिए, कोल्ड वॉर मैनेज टू इंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। अब शुक्र है कि जो ये सिचुएशन है वो कोल्ड वॉर ही रही और हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई, क्योंकि अगर हॉट वॉर में कन्वर्ट होता तो जो ह्यूमन लाइव्स है ना उनका लॉस होता, बहुत अनप्रेसिडेंट लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता, हुआ भी बट तब ज़्यादा होता। कब? जब अगर ये दोनों कंट्रीज़ कोल्ड वॉर में एक रियल वॉर करती और इनके जो टीम मेंबर्स हैं वो भी आ जाते। लेकिन कोल्ड वॉर ही रहा और कोल्ड वॉर मैनेज टू इंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल, और कुछ हद तक कोल्ड वॉर ने ह्यूमन सर्वाइवल को मैनेज किया, इंश्योर किया। और इस चीज़ से, और ये बात बहुत अच्छी है कि कोल्ड वॉर ही रहा और हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो देखिए, अगर हम एक स्नैप रिकैप करें तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा द कंसेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर। हमने ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जो रिस्पॉन्सिबल थे कोल्ड वॉर के लिए। हमने ये समझा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होना कोल्ड वॉर का बिगिनिंग कैसे है। हमने यहाँ पे देखा यूएसए ने जो बम्स गिराए जापान पे, उस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया गया, सपोर्ट किया गया। उसके बाद हमने लॉजिक ऑफ डिटरेंस को समझा। हमने समझा कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस वाज अ टाइप ऑफ सिचुएशन वेयर जहाँ पे डर जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, राइट। उसके बाद हमने मिलिट्री फीचर्स पढ़े जो कोल्ड वॉर के टाइम में थे। हमने देखा कि कंट्रीज़ को रेशनल और रिस्पॉन्सिबल नेशंस के तौर पे बिहेव करना था। सो ये सब चीज़ें हमने इस टॉपिक में समझी और पढ़ी। सो आई होप कि यू इन्जॉयड इट। आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें समझी और पढ़ी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।